हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं जा रहा हूँ नया आंसर, लास्ट आंसर ऑफ दिस चैप्टर, मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें 3 मेथड दिए हुए हैं, तो हम 1 बाय 1 तीनों को देखेंगे। सबसे पहला है रेशियो और परसेंटेज मेथड। रेशियो मेथड इज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अपन परसेंटेज चेंज इन डिमांड को किससे डिवाइड करेंगे? परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जैसे हम ये पूरे चैप्टर में यूज़ कर रहे हैं। परसेंटेज मेथड इज ऑल्सो नोन एज अरिथमेटिक मेथड, इसका दूसरा नाम है अरिथमेटिक मेथड। प्राइस इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो वही उन्होंने उसको न्यूमेरिकली बताया है, मैथमेटिकली। अबव फॉर्मूला कैन बी प्रेजेंटेड एज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी डिवाइड बाई चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस। अब डिवाइड का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। अब उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है न्यूमेरिकल का कि प्राइस 20 रुपया था तो क्वांटिटी डिमांड 10 kg था, और जब प्राइस बढ़ा 25 तो क्वांटिटी डिमांड कम हो गया कितना? 9 kg। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इंटू प्राइस अपॉन चेंज इन प्राइस। अब प्राइस अपना 20 है, न्यू प्राइस अपना 25 है, तो डिफरेंस कितना हुआ? 5 रुपया। अपना क्वांटिटी था 10, न्यू डिमांड था 9, तो डिफरेंस कितना हुआ? 1 kg। तो चेंज इन Q 1 हो जाएगा, चेंज इन P 5 हो जाएगा। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/10 इंटू 20/5। अब हम कैंसिल करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 4/10 होगा, तो 0.4 होगा, विच इज़ लेस देन 1। इट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज रिलेटिवली इनइलास्टिक, क्योंकि लेस देन 1 आया तो क्या हो जाएगा? रिलेटिवली इनइलास्टिक। अगर ग्रेटर देन 1 आता तो रिलेटिवली इलास्टिक। तो इससे ये एग्जाम्पल हमको समझना है, लिखना भी है। ये आंसर लिखते वक्त ये एग्जाम्पल भी तुमको लिखना होगा, ठीक है, एक्सप्लेन करते वक्त। अब हम नेक्स्ट जाते हैं। वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव बिकॉज ऑफ द नेगेटिव स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, बट द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी इग्नोर नेगेटिव साइन। अपन नेगेटिव साइन को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ प्योर नंबर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन यूनिट्स, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इन विच प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी आर मेजर, जिसमें उसको मेजर किया जाता है। तो इससे ये फर्स्ट मेथड हमारा फिनिश होता है। अब मैं सेकेंड मेथड की ओर जा रहा हूँ, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। दिस मेथड वॉज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। इन दिस मेथड टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर बिफोर एंड आफ्टर द प्राइस चेंज इज़ कंपेयर, के पहले कितना था और प्राइस चेंज होने के बाद कितना है, ये आपस में कंपेयर किया जाएगा। Here the total expenditure refers to the product of price and quantity demand। क्वांटिटी डिमांड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन प्राइस के साथ। तो टोटल एक्सपेंडिचर कैसे मिलेगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी डिमांडेड। इन दिस कनेक्शन मार्शल हैज़ गिवन द फॉलोइंग प्रपोजिशंस। एक तो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड केस कब होगा? ग्रेटर देन 1 वाला। व्हेन द गिवन चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टोटल आउटले इंक्रीज, मतलब बढ़ता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? ग्रेटर देन 1। कि अगर अपना प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टोटल आउटले इंक्रीज तो अपना इलास्टिसिटी कौन सा होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। यूनिटरी इक्वल कब होगा? जब उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। व्हेन प्राइस फॉल्स और राइजेस, प्राइस कम हो रहा है या बढ़ रहा है पर टोटल आउटले क्या रहता है? चेंज नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रहता है, रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? इक्वल टू 1 हो जाएगा। उसके बाद व्हेन विद द गिवन चेंज इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी टोटल आउटले डिक्रीज, अगर डिक्रीज होता है तो फिर वो क्या होगा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो अगर डिक्रीज होगा तो लेस देन 1, इंक्रीज होगा तो ग्रेटर देन 1, और अगर टोटल आउटले चेंज नहीं होता है तो यूनिटरी इलास्टिक हो जाएगा, इक्वल्स टू 1। तो इससे ये चार्ट दिया हुआ है कि अगर प्राइस एक कमोडिटी है ए, उसका प्राइस जब 10 था तो क्वांटिटी डिमांड 6 था, प्राइस बढ़ के 20 हुआ तो डिमांड कम होके 5 हुआ। मल्टीप्लाई करो 60 100 ग्रेटर देन 1 आएगा। फिर 4 और 3 करो मल्टीप्लाई 30 और 40 के साथ, तो 120 दोनों सेम आया तो इक्वल्स टू 1 होगा। पहले वाले में 60 था, बढ़कर 100 हुआ, ग्रेटर देन 1 आया, दोनों सेम हुआ, इक्वल्स टू 1, यूनिटरी हो गया। और दूसरे वाले में 100 था, 60 कम हो गया तो क्या होगा? लेस देन 1। तो ये एग्जाम्पल भी तुमको ये आंसर लिखते वक्त, ये मेथड समझाते वक्त लिखना होगा। अभी वही पूरा ये चार्ट का एक्सप्लेनेशन होगा कि ए ओरिजिनल प्राइस है, is 10 per unit, quantity demand is 6, therefore total expenditure incurred is 60। अब when price rise to 25 units तो अपना एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 100, तो अपना बढ़ गया तो ग्रेटर देन द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर, हेंस वो एग्जांपल ग्रेटर देन 1 होगा, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का हो जाएगा।
सेकेंड वाले केस में मल्टीप्लाई करके दोनों केस में आंसर 120 आता है, तो इक्वल्स टू 1 होगा, और इक्वल्स टू 1 मतलब क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक होता है। तुम रीड कर लेना, समझ जाओगे। एग्जाम्पल सी में ओरिजिनल प्राइस 50 था, क्वांटिटी डिमांड 2, मल्टीप्लाई करो 100, प्राइस राइस 60 हो गया, डिमांड फॉल होके 1 हो गया, तो 60 1 60, तो पुराना 100 था, फॉल होके 60 अभी हो गया, तो लेस देन 1 हो जाएगा। लेस देन 1 मतलब क्या होता है, रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड होता है। तो एज द प्राइस ऑफ पीनट पैकेट्स इंक्रीज बाय 5%, द डिमांड फॉर द नंबर ऑफ पीनट पैकेट्स फॉल्स बाय 8%। ये तुमको फाइंड करना है अप्लाई करके, तो ये एक एग्जांपल जैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये सॉल्व करके तुम मुझे फ़ोटो भेजो कल सारे बच्चे। अब मैं थर्ड वाले पे जाता हूँ। थर्ड मेथड, लास्ट मेथड है पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। प्रोफेसर मार्शल हैज़ डेवलप्ड अनदर मेथड टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज़ नोन एज पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। द रेशियो ऑफ मेथड एंड टोटल आउटले मेथड आर अनेबल टू मेजर, इसको अपन मेजर नहीं कर सकते एट अ गिवन पॉइंट ऑन डिमांड कर्व के थ्रू। तो इसलिए एट एनी पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फार्मूला, एल अपॉन यू मतलब लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, ये उसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो डिमांड कर्व में बी आइदर लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, नॉन लीनियर मतलब नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर डिमांड कर्व, पहले मैं उस मेथड के हिसाब से जाता हूँ कि व्हेन द डिमांड कर्व इज लीनियर दैट इज स्ट्रेट लाइन, वी एक्सटेंड द डिमांड कर्व टू मीट वाई एक्सिस एट ए। अपन एक्सटेंड करते हैं वाई एक्सिस पे कि वो किधर आके मिले, ए पे मिले। एक्स एक्सिस कहाँ पे मिले, बी पे मिले। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट एक्स एक्सिस इज 0। एक्स एक्सिस पे क्या है, 0 मतलब वो क्या हो जाएगा, एंड वाई पे क्या है, वो इनफाइनाइट है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल डिफरेंट इट ईच पॉइंट, हर पॉइंट पे वो डिफर करेगा। अब लेट अस अज्यूम दैट ए बी इज़ द डिमांड कर्व। ए बी अपना क्या है, डिमांड कर्व है। उसके बाद लेंथ उसका क्या है, 8 सेंटीमीटर। पॉइंट इलास्टिसिटी एट वेरियस पॉइंट्स लीनियर। अभी हम देखते हैं कि एट पॉइंट P द पॉइंट इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज, अब लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, तो लोअर सेगमेंट पी बी हो जाएगा और अपर सेगमेंट पी ए हो जाएगा पॉइंट पी के लिए। तो दोनों का वैल्यू 4 4, आंसर क्या आएगा 1, मतलब यूनिटरी इलास्टिक, क्योंकि इक्वल्स टू 1 है। अब पॉइंट P1 का देखते हैं। तो P1 का देखने के लिए उसका लोअर और उसका अपर लेना होगा। तो लोअर सेगमेंट उसका कौन सा हो जाएगा, P1B हो जाएगा, और अपर सेगमेंट उसका कौन सा हो जाएगा, P1A हो जाएगा। ऊपर वाला P1A हो जाएगा और नीचे वाला P1B हो जाएगा। तो उसका वैल्यू 2 और 6 है। अपने डायग्राम में 2 4 6 8 है, इसलिए तो 2 और 6 है, तो कैंसिल करके 0.33 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड वाला, तो ये कौन सा हो जाएगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक, क्योंकि लेस देन 1 आया है। अब एट पॉइंट P2, तो P2B अपना लोअर सेगमेंट हो जाएगा, P2A अपना अपर सेगमेंट हो जाएगा। तो 6 और 2 करके 3 आएगा विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो ये रिलेटिवली इलास्टिक हो जाएगा। एट पॉइंट ए द पॉइंट इलास्टिसिटी इज़ इनफाइनाइट, क्योंकि ना कोई अपर सेगमेंट इज़ 0, क्योंकि अपर सेगमेंट है ही नहीं, क्योंकि वही टॉप पर है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं, तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। एट पॉइंट बी नीचे की तरफ कोई लोअर सेगमेंट नहीं है, तो वो 0 हो जाएगा, तो इसलिए वो परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड हो जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन के ये 5 ऑब्जर्वेशन अपने को दिखाने पड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, तो जिससे ये लीनियर डिमांड का वो अपना क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। अब मैं नॉन लीनियर की ओर जाता हूँ, जो काफ़ी इजी है, लीनियर जितना हार्ड नहीं है, कॉम्प्लिकेट नहीं है। व्हेन द डिमांड कर्व इज नॉन लीनियर दैट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट। एक क्या ड्रॉ करना पड़ेगा अपने को, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा ए बी, जैसे इन्होंने ड्रॉ किया है लाइन के ऊपर एक टेंजेंट, एक कर्व बनाकर। टचिंग द गिवन पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व को टच करना चाहिए अपना टेंजेंट, तो देखो पॉइंट ई पे वो टच कर रहा है। एंड टू मीट वाई एक्सिस एट पॉइंट ए, वाई एक्सिस किधर मिल रहा है, पॉइंट ए पे, और एक्स एक्सिस किधर मिल रहा है, पॉइंट बी पे। फॉर्मूला वही रहेगा, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, तो एल अपॉन यू हो जाएगा। तो इफ़ ई बी इक्वल्स टू ई ए, अगर ई बी नीचे वाला पार्ट इक्वल्स टू ई ए अगर इक्वल रहेगा तो यूनिटरी। इफ़ ई बी मतलब नीचे वाला लोअर सेगमेंट इज़ ग्रेटर देन अपर सेगमेंट, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिवली इलास्टिक। और अगर लोअर सेगमेंट इज स्मॉलर देन अपर सेगमेंट, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिवली इनइलास्टिक। तो वापस वही जो नीचे वाला ई बी पार्ट होगा वो तुम्हारा लोअर सेगमेंट हो जाएगा तीनों केस में, और ई ए वाला जो पार्ट है वो तुम्हारा अपर सेगमेंट हो जाएगा। अभी उन्होंने तीनों केस दिखाया है, अगर ग्रेटर है तो रिलेटिवली इलास्टिक हो जाएगा, लेस है तो रिलेटिवली इनइलास्टिक हो जाएगा, और अगर दोनों सेम है लोअर और अपर सेगमेंट तो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो जाएगा। तो इससे ये आंसर आई गेस फिनिश हो जाता है। और ये 2 आंसर मैंने कल ही इसका वीडियो बनाया था, फैक्टर्स का भी बनाया था, इंपॉर्टेंस का भी बनाया था।
जिससे ये चैप्टर अपना फिनिश होता है। अब डिस्टिंग्विश तो ये तो एसपी का है। चलो तो इससे ये हमारा चैप्टर नंबर 3B आई गेस 3B हमने ये फिनिश कर दिया है। हाँ 3B अपना इकोनॉमिक्स का क्या हो गया है, डन हो गया है। तो इसलिए अपना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर 3B भी फिनिश हो गया है। तो इको में मैंने कुछ आगे पीछे नहीं लिया है आई गेस, मैंने स्टार्ट टू एंड 1 2 3A 3B अपने इको में इससे 4 चैप्टर फिनिश हो जाता है। ये संडे इकोनॉमिक्स का 60 मार्क्स का पेपर रखा है, मैंने पेपर फॉर्मेट भी आज डाल दिया है। तो सब बच्चे उसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशंस करते रहो और वीडियो देखते रहो, वीडियो बनाते रहो और बी सेफ एट योर होम। थैंक यू।